नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MP एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, पढ़ते हैं हम वर्णमाला। देखो, सबसे पहले जो अंदर वर्ण है, क्या छिपा हुआ है? वर्ण। ये वर्ण क्या होता है? कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्ण आप बोलेंगे कि जो भाषा होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, तमिल हो, उड़िया हो, उसको जब बोला जाता है तो कुछ न कुछ ध्वनि मुंह से निकलती है। क्या निकलती है? कुछ न कुछ ध्वनि मुख के द्वारा निकलती है। तो जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को ही क्या है? वर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? उस ध्वनि को ही वर्ण कहा गया है। यूं कह सकते हैं कि जो ध्वनि निकलती है उसको विभिन्न संकेतों की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है। विभिन्न संकेतों की सहायता से उसको अपन लिखते हैं, तो उन संकेतों को ही क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यह आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता रहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और इस ध्वनि को, जो आप ध्वनि उच्चारित करेंगे, इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। ठीक है, यह अपने को ध्यान में रखना है। या यूं भी बोल दो आप, या यूं भी बोल सकते हो कि जो मुख से उच्चारित ध्वनि को जिन संकेतों की सहायता से लिखा जाता है उसे ही वर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिन संकेतों की सहायता से आप लिख रहे हो, उन संकेतों को ही क्या बोलेंगे? आप वर्ण बोलेंगे। आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछ ले कि वर्णमाला क्या है? क्या पूछ ले आपसे? वर्णमाला क्या है? तो जो वर्णमाला है, जब इन वर्णों को व्यवस्थित रूप में जमाओगे आप तो उसको बोलेंगे वर्णमाला। क्या बोलेंगे आप? वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला कभी कभी इसका भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है एग्जाम में। तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। तो अपने इस टॉपिक का नाम भी क्या है? वर्णमाला ही अपने को ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछ ले कि मानक हिंदी में कितने वर्ण हैं? मानक हिंदी में 52 वर्ण। कितने वर्ण है मानक हिंदी में? टोटल 52 वर्ण है, जिनमें आपके 13 तो स्वर है। क्या है? 13 स्वर ही अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद 35 व्यंजन है। 35 क्या इसमें? व्यंजन है। और 4 क्या इसमें? संयुक्त अक्षर है। क्या है? संयुक्त अक्षर या संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण भी आप बोल सकते हो, संयुक्त व्यंजन भी इनको बोल सकते हो, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि कितने वर्ण होते हैं टोटल, तो आपको 52 टिक करना है। स्वर कितने हैं? 13। 35 व्यंजन है और 4 क्या है? संयुक्त अक्षर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करेंगे इसमें स्वरों के बारे में चर्चा कि स्वरों के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है आपका स्वर है। क्या है अगला टॉपिक? स्वर। ठीक है, ये स्वर। तो सबसे पहले स्वरों को लिखते हैं अपन। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह। ठीक है, तो जो कुल स्वर आएंगे आपके, कुल स्वर ये 10 + 3 =
13 आप बताएंगे। टोटल स्वर कितने आपके कुल, तो आप 13 बताएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आपसे पूछते स्वर क्या है, क्या है स्वर, क्या है स्वर, क्या है। कभी कभी इसके भी प्रश्न आ जाते हैं कि स्वर क्या है, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण क्या है, स्वर। ये सिंपल परिभाषा है, स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाने वाले वर्ण ही स्वर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता पूर्वक जिन वर्णों को आप बोल देंगे वही क्या है, स्वर है। और इनकी संख्या मानी गई है 13। कितनी मानी गई है, 13। अब अपन क्या है, स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। इनके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि स्वरों के वर्गीकरण के क्या क्या आधार है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण करेंगे अपन उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यह आपका अगला टॉपिक है, वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछने की इस आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 3 प्रकार के बताना है। कितने प्रकार के बताना है, 3 प्रकार के। ठीक है, इन तीनों प्रकार को आप समझेंगे इधर। सबसे पहले आप पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। फिर आएगा आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और लास्ट में आएगा आपका तीसरा प्रकार में प्लुत स्वर। ठीक है। उच्चारण काल का अर्थ क्या होता है, समय। क्या अर्थ होता है, समय। तो कुछ स्वर बोलने में ज्यादा समय लेते हैं, कुछ स्वर बोलने में कम समय लेते हैं। तो इनके आधार पर अपन स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे, इनके आधार पर अपन स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, तो यूं कह सकते हैं आप कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उनको क्या बोल सकते हो आप, ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई और उ, ये इसके उदाहरण हो गए। क्या हो गए इसके उदाहरण। फिर आपसे पूछे दीर्घ स्वर क्या है, तो आप कहेंगे जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, तो ऐसे स्वरों को क्या बोलेंगे आप लोग, दीर्घ स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों। जैसे उदाहरण में आपके एग्जाम्पल ले लीजिए, आप इसमें क्या क्या आ सकते हैं। तो आ हो गया, ठीक है, ई हो गया, उ हो गया, ओ, इस प्रकार के जो स्वर आएंगे इनको क्या बोलेंगे आप, दीर्घ स्वर। क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। फिर आपसे प्लुत स्वर पूछ ले, मान लो क्या पूछ ले, इसमें जैसे और भी आएगा, ए, आई और भी आ सकते हैं। इन तीनों को छोड़ के बाकी जो भी स्वर आएंगे वो दीर्घ स्वरों में आएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्लुत स्वर क्या होते हैं। तो प्लुत स्वर आप ऐसे बोलेंगे कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा समय लगे। क्या लगे, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे, या यूं भी कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर से और ज्यादा समय लगे। दीर्घ स्वर से और भी ज्यादा समय लगे, मतलब इनसे भी ज्यादा होना चाहिए और दीर्घ स्वरों से भी उच्चारण काल उनका ज्यादा होना चाहिए। यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण समय स्वर और दीर्घ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों से ज्यादा हो, तो ऐसे स्वरों को बोलेंगे आप प्लुत स्वर। तो जिनका उच्चारण समय या उच्चारण काल दीर्घ स्वर से ज्यादा हो, दीर्घ स्वर से ज्यादा हो। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें स्वर, प्लुत स्वर के क्या कुछ सिंबल्स आते हैं। जैसे आपने देखा होगा राम, इस प्रकार के जो ए जैसे बने रहते हैं, ये राम हो गया। इसी प्रकार ओम न बोलते हो ओम, ऐसा देखा होगा आपने जो धार्मिक पुराण वगैरह होते हैं, जिसमें इन प्रकार के स्वरों
का प्रयोग होता है तो यह आपके क्या कहलाएंगे, प्लुत स्वर। क्या कहलाएंगे, प्लुत स्वर। तो इस प्रकार आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुआ कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में ज्यादा समय लगता है, और प्लुत स्वर में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगला, जीभ के प्रयोग के आधार पर कभी कभी स्वरों के प्रकार पूछ लेते हैं स्वरों के, तो आप देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला है आपका जीभ। जीभ के आधार पर, या यूं भी कह सकते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार से। कितने बताना है, 3 प्रकार के। तो अग्र, मध्य और अंतिम आएगा पश्चिम। नाम से स्पष्ट है कि जो जीभ के अग्रभाग से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, अग्र स्वर। क्या बोलेंगे, अग्र स्वर। जैसे ई, ए और ये आपके क्या आ जाएंगे, अग्र स्वरों में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, अग्र स्वरों में। फिर देखिए आपका दूसरा मध्य स्वर। मध्य स्वर का अर्थ है ऐसे स्वर जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, तो उनको बोलेंगे मध्य स्वर। जैसे अ, क्या आएगा, अब। ठीक है, इसके बाद इन स्वरों को छोड़ देंगे तो बाकी के स्वर किधर आ जाएंगे, आपके पश्च स्वर में। या यूं कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जो जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं, तो उनको बोलेंगे पश्च स्वर। या जीभ के जो पिछला भाग है वहां से उच्चारित होने वाले स्वरों को पश्च स्वर। जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, ओ। तो इस प्रकार के जो स्वर आएंगे उनको बोलेंगे आप पश्च स्वर। ठीक है, तो ये आपका अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न एक और कंप्लीट हुआ कि जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बताना है 3 भागों में, अग्र, मध्य और पश्चिम। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर देखिए आपसे कभी कभी पूछ ले, क्या है, आपसे पूछ ले कि जीभ के उठने के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर आपको स्वरों को 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, कि जब जीभ उठती ऊपर नीचे दाएं बाएं जब उठती है तो ये जो स्वर आएंगे आपके 4 प्रकार के होंगे। क्या, कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। इनको बांटना है, ये आपके 4 प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार आएगा संवृत। क्या आएगा, संवृत। ठीक है, संवृत के बाद अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। ठीक है, फिर आएगा आपका निवृत, निवृत और अर्ध निवृत। अर्ध निवृत मतलब ऊपर उड़ती है, आधी उड़ती है, नीचे उड़ती है, पूरी नीचे चली जाती है। तो इसके आधार पर जीभ को आपको बांटना है। जीभ के भाग कर दिए आपने 4, ऊपर नीचे किस प्रकार से उड़ती है, ठीक है, और आधी उड़ती है, पूरी उड़ती है, तो उसके आधार पर आपको स्वरों को बांटना है। तो संवृत में आपके उदाहरण में आ जाएंगे ई, उ और ये आपके कौन से आ जाएंगे, संवृत। फिर अर्ध संवृत की बात करते हैं तो ए और ओ, ए और ओ ये आपके अर्ध संवृत में आ जाएंगे। निवृत्त की बात करें तो निवृत्त के अंतर्गत आ जाएगा आपका आ स्वर। कौन सा आ जाएगा, आ स्वर आ जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर अर्ध निवृत्त की बात करें, इसकी बात करें अर्ध निवृत्त की, तो इसमें आ जाएंगे अ ए, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके अर्ध निवृत्त स्वर हो गए। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक अच्छा प्रश्न हो गया। फिर कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगला ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो, जब अपन स्वरों को
उच्चारित करते हैं तो होठों का जो शेप रहता है ये व्रतनुमा बनता है। किसके नुमा बनता है? व्रतनुमा बनता है। तो इस व्रत बनने के आकार के आधार पर ही इनको बांटा गया है। तो दो प्रकार से आप इन स्वरों को बांटेंगे। कितने प्रकार से बांटेंगे? ये होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया। अव्रतमुखी पहला आएगा आपका अव्रतमुखी, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और दूसरा आएगा आपका व्रतमुखी। क्या आएगा? व्रतमुखी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दो आधार है आपके होठों की स्थिति के आधार पर। पहला आएगा आपका अव्रतमुखी और दूसरा व्रतमुखी, ठीक है। तो जिनके उच्चारण में होठ व्रत न बने तो उनको बोला जाएगा, या यूं कह सकते हैं गोलाकार न बने, व्रत न बने या गोलाकार न बने। तो ऐसे स्वरों को क्या कहा गया आपके? अव्रतमुखी। जैसे अ आ एग्जाम्पल में लेते हैं अपन, अ आ ई ए आई। इस प्रकार से आपके जो स्वर आएंगे वो कौन से आएंगे? अव्रतमुखी। और ये व्रतमुखी में जिनके उच्चारण में होठ व्रत या गोलाकार बने, ठीक है। जिनके उच्चारण में होठ जो है व्रत या गोलाकार बने तो ऐसे स्वरों को बोलेंगे व्रतमुखी। क्या बोलेंगे? व्रतमुखी। जैसे एग्जाम्पल में आ गया आपका उ ओ औ। तो इस प्रकार के जो स्वर आएंगे आपके उनको बोलेंगे अपन व्रतमुखी। क्या बोलेंगे? व्रतमुखी, ठीक है। और लास्ट देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवा की क्या आएगा आपका? अगला हवा की नाक या मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ही, वर्गीकरण। देखो जब क्या होता है, जब अपन स्वरों को उच्चारित करते हैं तो स्वर को उच्चारित करने के दौरान जो हवा निकलती है फेफड़ों के थ्रू घर्षण करके तो आपकी नाक या मुंह से निकलती है। तो इसके आधार पर इन स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। निर्नुनासिक या मौखिक। निर्नुनासिक या मौखिक भी इनको कहा जाता है। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, ठीक है। और एक और प्रकार है अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। तो इसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है, ठीक है। निर्नुनासिक में क्या होता है? जो हवा निकलती केवल मुख से निकलती है, हवा केवल मुंह से निकलती है। कहां से निकलती? जो हवा केवल मुंह से निकलती है, अपने को ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं उदाहरण कि मुंह से निकलने वाले कौन कौन से स्वर हैं। तो जैसे आ हो गया, ई हो गया, आ ई। ऐसे स्वरों को क्या बोला गया है? निर्नुनासिक या मौखिक, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अनुनासिक में क्या होता है कि जो हवा होती है नाक से भी निकलती है। जो हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती ऐसे स्वरों को क्या बोला गया दोस्तों? अनुनासिक स्वर। जैसे हो गया अ आ ई, चंद्रमा वाले वर्ड आ गए अ आ। तो इस प्रकार के जो स्वरों को बोलेंगे अनुनासिक, ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, व्यंजन क्या होते हैं, क्या इनके प्रकार हैं, इनके बारे में अपन समझेंगे। सबसे पहले आपसे पूछ ले कि व्यंजन कितने हैं, तो आपको बताना है 35 व्यंजन। कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन जो है ये आपके 35 है। कितने हैं, 35। फिर आपसे बोलते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, तो आपको बोलना है या आपको बताना है कि स्वरों की सहायता से, क्या बताना है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे व्यंजन लिखे हूं आपके क वर्ग के अंतर्गत जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है उससे उसको वर्ग नाम दिया गया है, च से च। तो क वर्ग के अंतर्गत ये पांचों आएंगे, इसके बाद च वर्ग के अंतर्गत ये आएंगे, ट वर्ग के अंतर्गत ये आएंगे, त वर्ग के अंतर्गत, फिर प वर्ग के अंतर्गत, और इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद इनके बारे में चर्चा अपन करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए जो 35 व्यंजन है, इन व्यंजनों के बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है स्पर्शी व्यंजन। क्या है, स्पर्शी व्यंजन का अर्थ है जब अपन किसी भी व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो जो हवा निकलती है फेफड़ों के द्वारा कहीं न कहीं स्पर्श करते हुए निकलती, चाहे नासिका से निकले चाहे मुख की गुहा से निकले, तो इन विभिन्न भागों से हवा निकलने के आधार पर या गले की रगड़ के आधार पर या गले की जहां पर रगड़ होती है इन स्वरों में या इन ध्वनियों में, उसके आधार पर इनको नाम दिया गया स्पर्शी व्यंजन। तो आप ध्यान रखेंगे तो ये वाले जो व्यंजन है, ये वाले, इनको कहा गया है स्पर्शी व्यंजन। क्या कहा गया है, स्पर्शी व्यंजन। इनको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन, इनका नाम क्या रखा है। सबसे पहले क की कंठ की बात करते हैं तो कंठ वाले स्पर्श, कंठ या कंठ भी बोल सकते हो आप, कंठ या कंठ। जो कंठ के द्वारा जो ध्वनियां निकलती है, कंठ के द्वारा जो ध्वनियां निकलती है उन ध्वनियों को बोलेंगे कंठ, या यूं कह सकते हैं कि जो ध्वनि फेफड़ों के द्वारा उत्पन्न होती है वो आपके कंठ के यहाँ रगड़ करके निकलती है, तो ऐसे वर्णों को बोला गया कंठ। तो इसके अंतर्गत आपके पांचों आएंगे क ख ग और र, तो इनको बोला गया कंठ। फिर देखिए तालव्य क्या होता है, तो मुंह का जो ऊपरी भाग होता है या ऊपरी छत का पिछला भाग है ना, तालव्य। तालव्य क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है मुंह की छत का पिछला भाग, मुंह की छत का पिछला भाग, तो इनको तालव्य नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, तालव्य। तो इसके अंतर्गत आपके आएंगे च, छ, ज और ज और ण, तो इनको बोला गया तालव्य। क्या बोला गया, तालव्य। इसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे आपके मूर्धन्य। क्या आएंगे, मूर्धन्य। मूर्धन्य, तो मूर्धन्य का अर्थ है कि छत का ऊपरी भाग है उसका अगला भाग, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें पिछला भाग आता है तो इसमें छत का अगला भाग, अगला भाग, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो मूर्धन्य के अंतर्गत आएंगे ट ठ ढ और ण, तो ऐसे व्यंजनों को बोला गया मूर्धन्य। इसके बाद कुछ जो व्यंजन होते हैं वो दांतों के यहाँ स्पर्श करके निकलते हैं, यूं कह सकते हैं कि जो फेफड़ों के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो दांतों के यहाँ स्पर्श करके निकलते हैं, तो उनको नाम दिया गया दंत्य। क्या नाम दिया गया, दंत्य। तो इसके अंतर्गत आपका जो त वर्ग है, त थ द ध न, तो इनको बोला गया है दंत्य। क्या बोला गया, दंत्य। इसके बाद अंतिम आएगा आपका ओष्ठ। क्या आएगा, ओष्ठ। क्या होता है, बहुत से व्यंजन जो रहते हैं ये फेफड़ों के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होठों के यहाँ से निकलती है, होठों को स्पर्श ज्यादा करती है, तो उन व्यंजनों को बोला गया है ओष्ठ। इसके अंतर्गत आपको पूरा प वर्ग आ जाएगा, प फ ब भ और म, तो ऐसे व्यंजनों को नाम दिया गया स्पर्शी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसमें।
फिर आपसे पूछ ले कि गोशत्व के आधार पर, क्या पूछ ले दोस्तों, गोशत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार हैं। तो इनके कई बार प्रश्न पूछे गए गोशत्व के आधार पर, तो इनसे संबंधित प्रश्न भी अपन करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए आपसे पूछ ले प्रश्न कि घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो आपसे पूछ ले कि घोष का अर्थ क्या है, तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। जो स्वर तंत्रियां होती है आपकी, इनमें अगर वाइब्रेशन होता है तो उनको बोला जाता है घोषत्व का आधार। क्या बोला जाता है, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को आप दो भागों में बांटेंगे, अघोष और एक और आपका आएगा सघोष। क्या आएगा, अघोष और सघोष। देखो नाम से स्पष्ट अघोष, अघोष का अर्थ है जिन व्यंजनों का अगर अपन उच्चारण करें उन उच्चारण के दौरान स्वर तंत्रियों में किसी भी प्रकार का कंपन न हो। क्या हो, कंपन न हो, तो ऐसे स्वर व्यंजनों को बोलेंगे अपन अघोष। क्या बोलेंगे, अघोष। तो जो प्रत्येक वर्ग है, चाहे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का क्या बोल सकते हो आप, पहला और दूसरा व्यंजन। क्या बोलेंगे आप, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। तो यह आपका क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अघोष। ठीक है, जैसे इसका अपोजिट कि जब व्यंजनों का उच्चारण करोगे, क्या हो जाएगा, व्यंजनों का जब उच्चारण करोगे तो उनके दौरान जब स्वर तंत्रों में कंपन हो तो उनको सघोष भी बोलते हैं या घोष भी बोलते हैं, सघोष या घोष। ठीक है, तो यहां पर आता है कंपन होना, कंपन होना। ठीक है, तो जो प्रत्येक वर्ग है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा आप ले सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। ठीक है, तो इस प्रकार घोषत्व के दो आधार हैं, अघोष और सघोष। अघोष के अंतर कंपन न हो तो पहला और दूसरा व्यंजन आपका कहलाएगा, ये पहला और ये दूसरा। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये जो आपका कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका घोष। क्या कहलाएगा, घोष। ठीक है, तो इनको बांटते हैं, जैसे ये इनको नाम दिया गया है अघोष। क्या नाम दिए गए, अघोष। और इनकी बात करते हैं आप लोग, तो इनको नाम दिया गया घोष या सघोष, घोष या सघोष। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए और क्या क्या आधार है बांटने के। एक प्रकार और है इसमें अगला व्यंजनों को बांटने का, प्राणत्व। क्या आएगा, प्राणत्व के आधार पर आपके व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा गया, प्राणत्व। देखो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है हिंदी के पेपरों में कि प्राण का अर्थ क्या है दोस्तों। तो प्राण का अर्थ आपको प्राण से अर्थ नहीं लगाना है, जीव से अर्थ नहीं लगाना। प्राण का चूंकि हिंदी ग्रामर चल रही है तो प्राण का अर्थ आपको हवा से अर्थ लगाना है। किसका अर्थ है, हवा। अर्थ क्या है इसका, हवा। तो इस प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो इस प्रकार प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को बांटने के दो आधार हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है प्राणवायु या हवा। तो जब इन व्यंजनों को उच्चारित किया जाता है तो क्या होता है, जो हवा होती है वो कभी कम निकलती कभी ज्यादा निकलती। जब कम निकले तो उनको अल्प प्राण बोलेंगे और जब हवा उनसे ज्यादा निकले तो उनको नाम दिया गया है महाप्राण। तो जब हवा कम मात्रा में निकले, कम मात्रा में निकले तो क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये आपका अल्प प्राण में आ जाएगा। ठीक है, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक निकले, हवा अधिक निकले, तो ऐसे व्यंजनों को बोला जाता है महाप्राण। तो उसमें आएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। तो इनको अपन बांटते हैं जैसे दोस्तों।
तो ये जो आपके रेड लाइन इसके अंदर लिखे हैं, ये और ये, इनको नाम दिया गया है अल्प प्राण। क्या नाम दिया गया है? अल्प प्राण। और ये जो है आपके, ये वाला और ये वाला, इनको नाम दिया गया है महाप्राण। क्या नाम दिया गया है? महाप्राण। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को ध्यान में रखना, अल्प प्राण कौन होते हैं? महाप्राण। इसके बाद कभी कभी जो हवा होती है वो नासिका के द्वारा भी शुद्ध रूप से निकलती है। तो ये जो पंचमाक्षर लिखे हुए लास्ट में ड न म, तो इन पंचमाक्षरों को नासिक्य व्यंजन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? नासिक्य। ये ध्यान रखना आपने को, है ना। तो इनको क्या पंचमाक्षर भी बोलते हैं, नासिक्य भी बोलते हैं, नासिक्य या पंचमाक्षर। ठीक है दोस्तों, ये अपना एक अच्छा प्रश्न हुआ इसमें। फिर देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जो हवा होती है वो अंदर होके निकलती है, लेकिन अंदर क्या है, थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है उसमें, या यूं कह सकते हैं कि पारंपरिक वर्णमाला के बीच इनका उच्चारण होता है, तो उनको नाम दिया गया अंतःस्थ व्यंजन। क्या नाम दिया गया? अंतःस्थ व्यंजन। तो य र ल व, इनको नाम दिया गया अंतःस्थ व्यंजन। या ये जो व्यंजन आपके शास्त्रीय संगीत वगैरह में यूज होते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा आपका? अंतःस्थ व्यंजन। फिर देखिए दोस्तों, ऊष्म या संघर्षी, इनका एक नाम और है ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी क्या होते हैं? जैसे अपन कोई तीखी चीज खा लेते हैं, ठीक है, तो आपने को क्या मुंह से स की आवाज आती है, या यूं कह सकते हैं कि जो हवा होती है वो रगड़ या घर्षण के साथ निकलती है। हवा जो होती है मुंह के या कंठ के द्वारा जो निकलती है, वो रगड़ या घर्षण के द्वारा निकलती है। तो जब घर्षण उत्पन्न होता है तो वहां पर क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा से आपको इनको ध्यान रखना है, इनको ऊष्मीय व्यंजन कहा गया है। इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। आपसे अंतःस्थ व्यंजनों की भी संख्या पूछते कितनी है? 4 ही अपने को ध्यान में रखना है। फिर देखिए, कुछ क्या होते हैं, शुद्ध व्यंजन न होते हुए 2 व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, तो उनको नाम दिया गया है संयुक्त व्यंजन। क्या नाम दिया गया है? संयुक्त व्यंजन। तो जो क्ष जो बना है, ये क और स के संयोग से बना है। किसके बना है? ये पूछ लेता कभी कभी कि श निम्न में से किन वर्णों से मेल से बना है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद त्र की बात करते हैं, त और र का जो संयुक्त है वो आपका आ जाएगा त्र। त्र किससे बना? त और र से बना है। इसके बाद ज की बात करते हैं, तो ये आपका ज और ण से बना है। ज ऋण इन दोनों के संयोग से बना है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अंतिम है चौथा, ये जो श्र लिखा है, श और र के संयोग से बना है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार आपसे पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 4। ये अपना एक अच्छा प्रश्न हुआ दोस्तों। फिर देखिए और क्या क्या इसके प्रश्न बन सकते हैं, और भी देखिए। फिर देखिए दोस्तों, ये जो दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए ये वाला और ये वाला, इनको क्या नाम दिया गया है? तो ये जो ढ ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं, इनको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट का अर्थ है जो जीभ रहेगी वो झटकों के साथ उच्चारित करती है। इनको क्या करती है? झटकों के साथ। जीभ झटकों के साथ इनको उच्चारित करती है, ये अपने को ध्यान में रखना दोस्तों। तो इस प्रकार से उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि वो व्यंजन जिनको जुबान क्या झटकों के साथ बोलती है, तो उनको बोलेंगे अपन उच्छिष्ट व्यंजन। इसके बाद क्या होता है, हिंदी के अंतर्गत कभी कभी पूछ लेता है कि आगत ध्वनियां क्या है। क्या पूछ लेता है? आगत ध्वनियां क्या है। तो आपने देखा होगा आगत ध्वनियों में आगत ध्वनियां, तो आपने देखा होगा कुछ अरबी फारसी वर्डों में, जैसे यहां पर आपने क ख ग लिखते हैं, और एक छोटी सी बिंदी लगी रहती है जिसको नुक्ता नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नुक्ता।
तो इनको बोला जाता है, इन ध्वनियों को आगत ध्वनि है। क्या नाम दिया गया है? आगत, या एक नाम और इनका ग्रहित। क्या नाम है? आगत या ग्रहित ध्वनियां। ठीक है। फिर आपसे पूछ ले कि नुक्ता जो प्रथा है ये लगाने का श्रेय किसको जाता है? तो इस प्रथा का श्रेय जाता है राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद को नुक्ता या इस प्रथा का प्रणेता कहा गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है, इनके प्रणेता है। ठीक है। तो ये आगत ध्वनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? फिर कभी कभी पूछ ले कि जो अनुस्वर और विसर्ग होता है, जो अनुस्वर और विसर्ग होता है उनको क्या कहा गया है? तो उनको कहा गया है अयोगवाह। अयोगवाह। इसके अंतर्गत आपकी एक तो अनुस्वर, छोटी सी बिंदी, और एक विसर्ग, तो इन दोनों को आप अयोगवाह के अंतर्गत गिने। ठीक है दोस्तों। फिर कभी कभी क्या है, आपसे पूछ ले, क्या दोस्तों, आपसे पूछ ले कि जो हिंदी का शब्दकोश आता है, बिल्कुल जीके का प्रश्न है या हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न है, कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो शब्दकोश बनाया गया है या डिक्शनरी जो बनाई गई है उसमें बताइए पहले स्वरों का स्थान आता है कि व्यंजनों का स्थान आता है? तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज का प्रश्न है दोस्तों। तो जो डिक्शनरी बनाई जाती है हिंदी की उसमें पहले स्वर रखे जाते हैं और फिर बाद में व्यंजन रखे जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर आपसे पूछ ले कि हिंदी की डिक्शनरी पहले किसने बनाई? तो आपको ध्यान रखना अमीर खुसरो ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अमीर खुसरो ने। फिर इसके और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उनका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे इस वीडियो को या इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो वगैरह आए तो आपको उसका जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।